हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे हम लोग कर रहे हैं, उस सेट में आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 10। इसके पहले के ऑलरेडी सारी टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है। निशानेबाजी आपको खिलाड़ी बताना है। जमुना बोरो नहीं, जमुना बोरो जो है वो एक मुक्केबाज हैं, ध्यान रखिएगा। मंजू रानी यह भी एक मुक्केबाज हैं। लाफरम सरिता देवी यह भी एक मुक्केबाज हैं। अंजुम मौदगिल जो है वो एक भारतीय निशानेबाज की खिलाड़ी हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं और पंजाब का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि शोषण की क्रिया जो है वो कैसी अभिक्रिया है। शोषण की क्रिया जो है वो उष्मा शोषी नहीं बल्कि उष्मा छेपी अभिक्रिया है। उष्मा छेपी का कहने का मतलब क्या है कि यह जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जो कि हीट रिलीज करता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक करते हैं। आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसको उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, श्वसन की क्रिया हो गई, जो साग सब्जियां हैं उसको विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, ये सब जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापक प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। जीएसटी जो है वो व्यापक प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रत्यक्ष व्यापक कर है, बिल्कुल गलत है। जीएसटी आप लोग पढ़े होंगे, बल्कि यह प्रत्यक्ष नहीं, यह क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, तो यह तो गलत है। फिर आगे कह रहा है कि आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर है कि मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी में छूट प्राप्त है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला सही है, तीसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संसद में प्रश्नोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। प्रश्नों को दोनों कार्यपालिका के सदस्यों और निजी सदस्यों को संबोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फिर एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। फिर तारांकित प्रश्नों की तरह अल्पकालीन नोटिस के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर प्रश्न का लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय पर होता है, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहले घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है। तो ये यहाँ गलत है कि प्रश्नकाल लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका किस फसल की उन्नत प्रजाति है। तो कुंदन हो गया, कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, यह सब जो है वो गेहूं फसल की उन्नत प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं। चना की अगर बात करते हैं तो चना से आप लोग याद रख सकते हैं, चना से याद रखिएगा गौरव। ठीक है, गौरव और राधे, गौरव और राधे ये दोनों जो है वो चना की फसल की उन्नत प्रजाति है। सरसों की अगर बात करते हैं तो सरसों से आप लोग याद रख सकते हैं पीताम्बरी। पीताम्बरी जो है वो सरसों की उन्नत है। और पीताम्बरी और एक और याद रख सकते हैं बरूना। पीताम्बरी और बरूना याद रखिएगा सरसों से। गौरव और राधे याद रखिएगा चना से। अरहर की अगर बात करते हैं तो अरहर से याद रखिएगा बहार जो है वो अरहर की फसल की उन्नत प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस राज्य ने महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का घोषणा किया है। जनरली जो है वो मातृत्व अवकाश जो है वो 6 महीने का मिलता है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है R.N. रवि। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के पहले संपादक जो थे वो थे सैयद हैदर हुसैन, और मुरली मनोहर प्रसाद भी जो है वो लंबे समय तक संपादक रहे थे। तो यहाँ पे हैदर हुसैन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुरली मनोहर
प्रसाद। नेक्स्ट है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस असम राज्य की एक भारतीय धावक हैं जिनका नाम है हिमा दास, उनको जाना जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास, जिनको कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? देखिए, अपच का यहाँ पूछ रहा है। अब है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक जो है वो रोग प्रतिरोध के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। फिर है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दर्द के निवारण के लिए एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है। फिर है एंटासिड। एंटासिड जो है वो अपच के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे अगर बात करते हैं एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक जो है वो त्वचा की जलन, एक्जिमा, ये सब के लिए एंटीसेप्टिक का यूज जो है वो किया जाता है। जैसे कि आप कभी कदार कोई चीज़ कट जाता है तो आप कहते हैं यहाँ बोरो प्लस लगा लीजिए, एंटीसेप्टिक है, या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। तो कभी भी त्वचा का जलन हो, एक्जिमा हो, त्वचा संक्रमण हो, ये सब के लिए निवारण के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? नॉमिनल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात कीजिएगा तो कह रहा है कि जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में की जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर है जीडीपी जिसकी गणना आधार वर्ष को एक निर्धारक मानकर की जाती है, यह भी नहीं। जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसकी गणना जो होती है वो वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है, और नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो रियल जीडीपी से अलग होता है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में परिवर्तन जो होता है वो होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में मूल वृद्धि के दर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध सिविल सेवक का निलंबन का कार्रवाई जो है वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल सेवक का निलंबन का कार्रवाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चांदी के भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो चांदी के भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत में जो जितना चांदी भंडार है उसका लगभग 86 से 87% जो है वो राजस्थान में है, यह ध्यान रखिएगा। राजस्थान से एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, राजस्थान जो है वो कच्चा तेल का भी सर्वाधिक भंडार है जो उत्पादन कच्चा तेल का करता है। कर्नाटक से याद रखिएगा कॉफी और सूरजमुखी, और मध्य प्रदेश से याद रखिएगा सोयाबीन। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? एकीकृत प्रतिपथ के भीतर कौन नहीं बन सकता है? ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है? एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग जो है वो विद्युत के वोल्टा को उच्च या कि निम्न करने में, हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने के लिए किया जाता है। एकीकृत परिपथ में इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसफार्मर। आगे है कि भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो भारत सरकार जो है वो ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जो है वो जापान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान के साथ किया है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, आपसे पूछ रहा है। तो भारत कब आई थी? 1664 में आई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1664 में। वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी से भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है वो फ्रैंको कॉरिया के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि कवाच के पत्ते के डंक वाले बाल किसका स्रावित करते हैं? तो कवाच के पत्ते के डंक वाले बाल जो है वो मैथनोइक एसिड का प्रभाव करते हैं। मैथनोइक एसिड HCOOH यानी CH2OH। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मैथनोइक अम्ल।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैथनोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कर्म योद्धा ग्रंथ को निम्नलिखित के जीवन पर लिखा गया है। कर्म योद्धा ग्रंथ की अगर बात कीजिएगा तो ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय जो है वो मणिपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपाल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद ऊपरी सदन से हो तब। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से होंगे तो यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट कर सकते हैं। अपर सदन से होंगे यानी यह राज्यसभा से होंगे, और राज्यसभा से होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में यह मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण प्रवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण का अगर बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। आंख, कान, नाक एवं दांत के डॉक्टरों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सोलर कुकर में किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी जो है वो अवतल दर्पण का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट है कि विश्व संस्कृत दिवस 2024 को मनाया गया। तो विश्व संस्कृत दिवस 2024 जो है वो 19 अगस्त को मनाया गया, जिसका की थीम था वैदिक विरासत एवं परंपरा। क्या था? वैदिक विरासत एवं परंपरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 अगस्त। नेक्स्ट है कि कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था। आप लोग पढ़े होंगे 1793 की यह बात है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, और यह कोड जो था वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों के पृथक्करण पर यह जो था कॉर्नवालिस कोड जो था वो आधारित था। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। कॉर्नवालिस से एक चीज और याद रखिएगा, 1793 में ही इसने अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया था। साथ ही साथ कॉर्नवालिस की अगर बात कीजिएगा तो इसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, और इसने ही जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज भी बनाया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट की अगर बात कीजिएगा तो बैकेलाइट जो होता है वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बैकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग पदार्थ है जो अपने गर्मी प्रतिरोधी गुणों के कारण इसका प्रयोग जो है वो कोई भी बर्तन होता है उसके हैंडल में उपयोग किया जाता है। जैसे कुकर का जो हैंडल होता है उसमें यही बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो कब मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 नवंबर। 10 नवंबर की अगर बात कीजिएगा तो 10 नवंबर से एक इंपॉर्टेंट डेज है जो याद रख सकते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे है कि जननी सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना एक्चुअली एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप योजना है, जिसमें मातृत्व को सुरक्षित हस्तक्षेप किया योजना है, और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2005 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2005।
2005 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत के संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्रदान की गई है? एक राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने और एक राज्य का नाम बदलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक राज्य के मौजूदा क्षेत्र और को राज्य बदलने के लिए राज्यसभा की शक्ति पर्याप्त नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। अखिल सेवा भारतीय बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की अगर बात कीजिएगा तो राज्यसभा का संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 कि राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह एक संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी की अगर बात करते हैं तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। आगे है कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें जो है जब पानी से हवा में यानी कि सघन माध्यम से जब वो विरल माध्यम की ओर चलती है तो वो क्या होता है? अभिलंब से दूर चली जाती है। उसी का यह एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल सही है। प्रयाग शस्त्र अभिलेख समुद्रगुप्त यह भी सही है। नासिक अभिलेख रुद्रदामन ये गलत है, क्योंकि नासिक अभिलेख का संबंध जो है वो गौतमी बलसरी से है। रुद्रदामन की अगर बात कीजिएगा तो रुद्रदामन का संबंध जो है वो जूनागढ़ अभिलेख से है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो यह किया जाएगा मलेशिया और थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया और थाईलैंड में किया जाएगा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ महिला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप पूछा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है वो 2026 में किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि बिहार पहली बार कब जो है वो ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो कब हुआ है? 1912 में अलग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 में। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था और फिर उस समय बिहार और उड़ीसा जो था वो एक साथ था। फिर जाके 1936 में उड़ीसा और बिहार जो है वो अलग अलग होता है। आगे है कि 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य है? 22 कैरेट सोना से तात्पर्य यही है कि 1000 भाग में 916 भाग जो है वो शुद्ध सोना होता है तथा शेष जो होता है वो चांदी अथवा तांबा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 2002 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2002 में। आगे है कि राष्ट्रीय आवास नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है वो किस प्रकार की संस्था है? तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है वो एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। नेक्स्ट है कि राज्य के नाम को बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यकता है? आप लोग पढ़े होंगे कि अगर संविधान में बहुमत के प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है तो उसे साधारण बहुमत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित और मत देने वाले के बहुमत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन छम बीज फाइनेक्स
डक्टिलेफेरा की खुदाई जो है वो कहाँ से की गई थी? तो यह किया गया था किंग हेराल्ड के महल से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंग हेराल्ड के महल से। आगे है कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? आप लोग पढ़े होंगे कि झारखंड की सीमा बिहार के 8 जिला जो है वो टच करता है। वो जिला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, आनंद कुमार, जो कि एक मैथमेटिशियन है और साथ ही साथ क्या है, सुपर 30 एक कोचिंग था उसके संचालक थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रपति के सचिव यहाँ आपसे पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति के सचिव की अगर बात कीजिएगा तो उनका नाम है दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तब प्रधानमंत्री के अगर प्रधान सचिव की बात आपसे कर ले तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पीके मिश्रा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से संत जो हैं वो भक्ति आंदोलन के सगुण धारा से संबंध नहीं रखते थे? आपसे पूछ रहा है। तुलसीदास रखते थे, मीराबाई रखते थे, सूरदास भी रखते थे। कबीरदास जो है वो निर्गुण धारा के थे। ठीक है, देखिए सगुण धारा की अगर बात कीजिएगा तो तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, बल्लवाचार्य, ये सब जो थे वो सगुण धारा के थे। और निर्गुण धारा की अगर बात कीजिएगा तो कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गई, ये सब निर्गुण धारा के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीरदास। कबीरदास से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। और कबीर की बानी का संग्रह जो है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वो एथाइन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो कि एक न्यूजीलैंड की अगर बात कीजिएगा तो यह एक द्वीप देश है जो कि दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलिंगटन। आगे है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियों और रोजगार के लिए जरूरतमंद लोगों के कौशल के मध्य मेल नहीं होता है? तो यह किस टाइप की बेरोजगारी में होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात है, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, हाँ तो यह भी सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग के अध्यक्ष भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, यह बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सोन नदी जो है वो बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो सोन नदी जो है वो बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना से पश्चिम में मनेर है, वहां पे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सोन नदी की, तो सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि स्त्रियों में मेंसुरेशन साइकिल जो कि प्रायः कितने दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है? तो स्त्रियों में जो पीरियड होता है या जिसको हम लोग मेंसुरेशन साइकिल के नाम से जानते हैं, उसको 28 या 29 दिन के बाद अवधि के बाद दोहराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? यहाँ आपसे पूछ रहा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से आपसे कुछ भी पूछ दे सकता है, यहाँ आपसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो था वो एक मलयालम का फिल्म था जिसका नाम था अटम। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे तो उनका नाम है ऋषभ शेट्टी।
अगरपुदे अभिनेत्री कौन थे? तो वो नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म की अगर बात करें तो वो फौजा है, जो कि एक हरियाणवी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म की अगर बात कीजिएगा तो वो कन्नड़ की फिल्म है जिसका नाम है कंतारा। तो ये सब नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से किसका नाम निजाम खान था? तो निजाम खान किसका नाम था? सिकंदर लोदी का नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से और भी जो कुछ चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं वो यह है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी। साथ ही साथ सिकंदर लोदी जो था वो भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रचलन किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी सिकंदर लोदी ही था। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए भी कौन दे दिया था? सिकंदर लोदी ने ही दे दिया था। क्लियर है? चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मैं माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? मैं माता की अगर बात कीजिएगा तो यह त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको अवसाद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवसाद कहा जाता है। आगे है कि चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो चिपको आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे। टाइम कब तक था? 1973 की बात है, जब चमोली उत्तराखंड में जो जगह है उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो एक व्यक्ति थे उनके द्वारा ये चिपको आंदोलन मुख्य रूप से शुरू किया गया था। और यह जो था वो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, ऐसे कानून लागू रहेंगे? तो संसद जो है वो राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, और ऐसा कानून जो है वो जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करती है तब तक लागू रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची आप लोग पढ़े होंगे। संघ सूची की अगर बात कीजिएगा तो संघ सूची में मूलतः अभी जो है वो 97 विषय है, मूलतः 97 विषय है। और अगर अभी की बात कीजिएगा तो अभी जो है वो संघ सूची में 100 विषय है। यह संघ सूची की बात हो रही है। अगर बात करते हैं राज्य सूची की तो राज्य सूची में मूलतः जो है वो 66 विषय है और अभी जो है वो 61 विषय है। और यहीं अगर हम लोग बात करते हैं संवर्ती सूची की तो संवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय है और अभी जो है वो इसमें 52 विषय है। तो यह पूछा जा सकता है, इसको आपको एक ध्यान में रखना है। आगे है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है परमार रवि मनु भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आया था, यह भी डेट याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था। और यह जो है वो कहाँ स्थित है? बिहार में पटना में स्थित है। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। सही सुमेलित कौन है यह आपको बताना है। अबसीनी पठार, अरब, ये गलत है। अबसीनी पठार जो होगा यहाँ पूर्वी अफ्रीका होने चाहिए। पूर्वी अफ्रीका रहता तब ये सही हो सकता था। ठीक है। फिर है एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गुआना उच्च भूमि की बात करते हैं तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये भी गलत है। ये गुआना उच्च भूमि की अगर बात कीजिएगा तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तरी दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है। और ओकाबांगी द्रोणी की अगर बात कीजिएगा तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा। तो यहाँ पे सही यही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है सतीश कुमार को नियुक्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश कुमार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो अंत गर्भाशी युक्ति यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी है? ठीक है। तो ये एक्चुअली जो अंतर्गर्भाशय युक्ति होता है ये एक्चुअली गर्भाधान से बचने के लिए किया जाता है। और यह LNG-20 भी है, लिपेस लूप भी है और कॉपर टी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था?
पल्लव वंश की स्थापना जो है वो सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था, और इसकी राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा कांचीपुरम, और अंतिम शासक पूछेगा तो वो हो जाएगा कंप वर्मा। ठीक है, संस्थापक पूछेगा तो सिंह विष्णु, राजधानी पूछेगा तो कांचीपुरम, और अंतिम शासक पूछेगा तो हो जाएगा कंप वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रतिरोध का मान 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा। अगर प्रतिरोध 8 गुना, 2 गुना, 16 गुना और कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए प्रतिरोध का मान अगर 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो वही आंसर होगा, 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है। तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवनी चतुर्वेदी। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन जब होता है तो भारतीय निर्यात क्या होगा। देखिएगा, जब भी रुपये का अवमूल्यन होगा तो निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा और आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्यात जो है वो क्या होता है, सस्ता होता है। आगे है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आगे है कि निम्न में से किस अनुवांशिक विकार में 45 क्रोमोसोम की स्थिति होती है। आप लोग पढ़े होंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। कहने का मतलब है कि 45 क्रोमोसोम की स्थिति है उसकी, और ऐसे में क्या होता है, वो जो लेडीज होती है वो बांझ होती है, क्योंकि उसमें अंडाशय जो होता है वो अल्प वर्धित होता है और द्वितीयक लैगिंग लक्षणों का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टर्नर सिंड्रोम। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, यह क्या है, यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको कहा जाता है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 2001 में किया गया था, और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रीति सूदन। पृथ्वी सूदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके अधीन सर्वप्रथम 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में एक विधि आयोग ने सिफारिश किया था। नेक्स्ट है कि निम्न सिंधु घाटी स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है, रोपड़। रोपड़ तो आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो यह तो हो नहीं सकता है। सुंदकोडोर, यह जो है वो पाकिस्तान में मकरान में स्थित है, तो यह भी नहीं हो सकता है। बनवाली जो है वो हरियाणा में है, यह भी नहीं हो सकता। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जिसको जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और इसके उत्खननकर्ता कब कौन थे, इसके उत्खननकर्ता थे यगदत्त शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाथी महोत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो हाथी महोत्सव जो है वो होली के दिन मनाया जाता है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में। आगे है कि किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था। तो यह हो गया था 2003 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2003 में। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 153, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बस इतना ही कहा गया था। लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन जब 1956 हुआ तो उसके बाद इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से यह सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, नहीं। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है डाउन सिंड्रोम क्या है। अभी हम लोगों ने देखा था डाउन सिंड्रोम क्या था, 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। डाउन सिंड्रोम यही है, 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, यही क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम जो है वो कहलाता है। अभी एक्चुअली हम लोग देखे थे टर्नर सिंड्रोम। आगे है क्वेश्चन नंबर 80 कि बुद्ध देव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बुद्ध देव भट्टाचार्य जो है वो 2000 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। रामगुंडम उर्वरक ये सुमेलित है। चितरंजन लोकोमोटिव ये भी सुमेलित है। कोरबा अल्मुनियम ये भी बिल्कुल सही है। तो कोरबा है कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चितरंजन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। रामगुंडम कहाँ है, ये वर्तमान में ये तेलंगाना में है। पिपरी कीटनाशक दवाई है, ये गलत है। पिपरी जल विद्युत हो सकता है, पिपरी उत्तर प्रदेश में है जो कि जल विद्युत के लिए स्थित है, प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और उनके विकलांग बच्चों के अभिभावकों और उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री सबल योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, यह सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। आगे है कि मनुष्य ने किस काल में आग जलाना सीखा था। तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, जिसका साक्ष्य जो है वो पूरा पाषाण की पूरा स्थल कुरनूल गुफाएं में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आगे है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। कल के सेट में क्या था कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जो कि हम आपको बताए थे कि सेलछिप जिला है मिजोरम का, वहाँ सबसे ज़्यादा था। उसी टाइम हम आपको यह भी बताए थे कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जो है वहाँ सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलीराजपुर। आगे है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि यह प्रतिरोधक जो है वो अगर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो इसके समान धारा प्रभावित होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान नहीं, समान ये नहीं होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी, यह होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 86 कि भारत में निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है। संतुलित है, घाटा है, अधिशेष भी है, आरक्षित नहीं है। संतुलित बजट आप लोग पढ़े होंगे कि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो जाएगा, तो उसको संतुलित बजट कहा जाएगा। अधिशेष बजट की अगर बात कीजिएगा तो अगर अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो जाएगा तब अधिशेष कहलाएगा। और घाटा बजट जो कि हमेशा होता है, तो इसमें होता क्या है कि जो अनुमानित सरकारी व्यय है वो किसी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उसको घाटा बजट कहा जाता है। आरक्षित बजट एक बजट का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सखावत अवतरण ब्रांचिंग डिसेंट सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये सिद्धांत के जनक थे डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों बनाने की घोषणा की गई है। तो 5 नया जिला बनाया जाएगा, जासगढ़, ट्रॉस, साम, नुब्रा और चोंगथोंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जिला। आगे है कि एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की इच्छा करता है, उसकी नियुक्ति की वैधता अन्य स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है कि
वो क्या है? स्थानीय निकाय के मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय निकाय के मतदाताओं की सूची में उसका नाम होना जो है वो क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा क्या होता है? तो बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले का मुहावरा होता है ईद का चांद होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि तिपी जो है वो किस प्रजाति के लोगों का आवास है? तो तिपी जो है वो रेड इंडियन जनजाति के लोग जो है वो बीसन बैल के चमड़े से निर्मित तंबू में रहते हैं, जिसको कि तिपी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि हाल ही में लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं केशव वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकलेखा समिति की अगर बात कीजिएगा तो लोकलेखा समिति जो है वो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लोकलेखा समिति को क्या कहा जाता है? लघु लोकसभा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया जो है वो सुत्त पिटक को कहा जाता है, क्योंकि सुत्त पिटक में ही बौद्ध बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो इस प्रकार से प्रयोग की जाएगी जैसा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं करे? यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? यह कहा गया है अनुच्छेद 257 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257 में। आगे है कि लू उत्तरी भारत तो अयाल, जैसे लू जो है वो उत्तरी भारत में चलता है, तो अयाल की अगर बात कीजिए तो वो फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। आगे है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? अच्छा, हिंदी का क्वेश्चन है। गीतांजलि ही गलत लिखा हुआ है। गीतांजलि में ये गलत लिखा हुआ है। गीतांजलि, गीतांजलि ऐसे होता है, ठीक है, गीतांजलि। आगे है क्वेश्चन नंबर 97 कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किसको हराकर जीता है? स्पेन को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेन। आगे है कि परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक मान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संचुचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक मान रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा निम्न में से किससे प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म की शिक्षा जो है वो किससे प्राप्त किया था? भद्रबाहु से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात कीजिएगा तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था। मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने अपना अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। और एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वो प्रदान किया गया है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 17वां संविधान संशोधन 1992। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 69वां से भी याद रखिएगा। 69वां में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध जो है वो किया गया था 69वां में। ठीक है, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।